राजनीति बहुत मशहूर है और भारत की राजनीति की शुरुआत होती है छात्र संघ चुनावों के साथ। अब आप सोचिए, आपके यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट इलेक्शंस चल रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। इस दौरान आप अपने दोस्त को जितवाने के लिए गोली चलाते हैं। अब आप बताइए कि ये छात्र संघ चुनावों को जितवाने के लिए चलाई गोली कितने दूर तक जा सकती है? वो एक गोली कितनी महंगी पड़ सकती है कि वो आपको जुर्म की दुनिया में धकेल दे और महज 16 सालों के अंदर आपको 700 लोगों की गैंग का सरगना बना दे। हम बताते हैं, वो एक गोली आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो राजनीति और बॉलीवुड से लेकर दूसरे देशों तक आपके नाम का खौफ पैदा कर सकती है। निज्जर हत्या, सिद्धू मूसेवाला हत्या, बाबा सिद्दीकी हत्या, कुछ याद आया? अभी भी याद नहीं आया हो तो अब आ जाएगा। सलमान खान को मिल रही धमकियां। जी हां, इन सब के पीछे एक ही इंसान है और उसका पूरा गिरोह है, लॉरेंस बिश्नोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं शुभांगी और आज क्राइम कुंडली में हम खोलेंगे लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम का पिटारा। आज बात होगी लॉरेंस के सबसे पहले केस से लेकर उसके अब तक के मर्डर और थ्रेट चार्जेस की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की जब हत्या हुई थी तो इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। ये नाम कहां से शुरू होता है? रिपोर्टर्स के सामने पहली बार सलमान खान का नाम लेना और उसको धमकी देना, फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या का होना और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लेना, और उसके कुछ दिन बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का होना, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का होना। इन सारे कारनामों की जिम्मेदारी बिश्नोई समूह ने ली, जिसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में अपने दिन गुजार रहा है। लॉरेंस के ऊपर सिर्फ इन हत्याओं के ही मुकदमे नहीं चल रहे हैं, इसके अलावा भी उस पर जबरन वसूली और तस्करी जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं। पर यह सब शुरू कहां से हुआ? चलिए आपको ले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पंजाब के एक छोटे से गांव दुत्रावली में। ये गांव पंजाब के फजलिका जिले के अंदर आता है, जो कि राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ है। इस गांव की आबादी महज 2200 है और इस गांव की एक खासियत है, और वो खासियत है इस गांव का 80 साल पुराना एक मंदिर। इस गांव में बिश्नोई समाज का बड़ा नाम है। इस मंदिर को भी बिश्नोई समाज के ही एक शख्स ने बनाया था, जिसका नाम साहेब राम जी था। यहाँ एक बात आपको बताते चलते हैं कि बिश्नोई समाज गुरु जाम्बेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं और साहेब राम जी ने इस मंदिर में गुरु जाम्बेश्वर की शिक्षाओं को लिखवाया था। साथ ही गांव वालों का यह भी कहना है कि साहेब राम जी, जो कि जीव रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं, उन्होंने 100 साल पहले यहाँ जीव रक्षा के लिए एक आंदोलन भी चलाया। इस मंदिर में साहेब राम जी की समाधि भी है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक लॉरेंस बिश्नोई की बात करते करते हम कैसे दुत्रावली गांव आ गए और साहेब राम जी की चर्चा करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दुत्रावली वही गांव है जहां साल 1992 में 12 फरवरी को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ और साहेब राम जी लॉरेंस बिश्नोई के परदादा है। बिश्नोई समाज, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर पाया जाता है, उसकी आबादी भारत में करीब 10 लाख के ऊपर है। गुरु श्री जाम्बेश्वर बिश्नोई ने इस पंथ की स्थापना की थी और इस समाज के लोग प्रकृति और जंगली जानवरों के बहुत प्रेमी होते हैं। ये पर्यावरण रक्षा में मानते हैं। इस समुदाय के लोगों को प्रकृति के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों तक का दर्जा प्राप्त है। आपने उत्तराखंड में गौरा देवी द्वारा चलाए चिपकू मूवमेंट का तो नाम सुना ही होगा, पर कहा ऐसा जाता है कि 18वीं शताब्दी में बिश्नोई समाज ने पहली बार यह आंदोलन किया था।
जिससे कि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। और इसी बिश्नोई समाज के लविंदर सिंह के घर लॉरेंस का जन्म होता है। पिता पुलिस कांस्टेबल थे और मां सुनीता एक हाउसवाइफ। पर लॉरेंस का नाम लॉरेंस कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है जब बेटे का जन्म हुआ तो दूध जैसा गोरा ये बच्चा किसी यूरोपियन बच्चे जैसा दिखता था, इसलिए मां ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी लॉरेंस के नाम पर बेटे का नाम लॉरेंस रख दिया। पर कहा ऐसा भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरन बरार है और जब वो स्कूल जाने लगा तो उसको लॉरेंस नाम बहुत पसंद आया, इसलिए उसने अपना नाम लॉरेंस रख लिया। खैर, बिश्नोइयों के घर जन्मे इस लड़के को उसका पिता पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाना चाहता था, इसीलिए उसका अबोहर के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाया जाता है। पढ़ाई में तेज लॉरेंस छुट्टियों में ही गांव आता था। गांव वालों का कहना है कि जमींदारों के परिवार का ये बच्चा बहुत ही भोला था। वो गांव के दूसरे बच्चों की मदद भी करता था, यहाँ तक कि गांव के बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए उनमें क्रिकेट किट भी बांटा करता था। छोटा बालकरण धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसे लग्जरी का शौक हो गया। उसे महंगे बाइक का भी शौक था। 8th क्लास में ही उसके पास अपनी खुद की एक महंगी बाइक थी। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल होने के बावजूद लॉरेंस वैसा ही था जो दूसरे बच्चों की मदद करता था, लड़ाई झगड़े से दूर रहता था और बड़ों की इज्जत करता था। क्लास 10th में लॉरेंस को अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ चंडीगढ़ आते हैं और 12वीं में चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। लॉरेंस का चंडीगढ़ आना यही सब कुछ बदल के रख देता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। लॉरेंस के जुर्म की दुनिया में आने के पीछे कई कारण हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि लॉरेंस ने दोस्ती की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रखा, तो कहीं कहीं ये भी बोला जाता है कि उसके गर्लफ्रेंड की मौत उसके आज की स्याह दुनिया का कारण है। पर खबर ऐसी भी है कि अपने ही भाई की हत्या के कारण वो इस जरेआम की दुनिया में आया। इन सब को जानने से पहले ये जान लीजिए कि लॉरेंस को एथलेटिक्स और खेलकूद का भी बहुत शौक था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रोज खेलने जाया करता था। इस दौरान उसका झुकाव धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ हो गया और उसकी दोस्ती होती है रॉबिन बरार से। रॉबिन 2008 में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ता है और अपने दोस्त की धाक जमाने के लिए, उसे जितवाने के लिए और ऑपोजिशन के कैंडिडेट को डराने के लिए लॉरेंस एक बंदूक खरीद लेता है और एक दिन उस बंदूक से फायरिंग कर देता है और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का पहला केस फाइल होता है। यहाँ से शुरू होती है लॉरेंस की क्रिमिनल जर्नी। लॉरेंस जेल जाता है और वहाँ एक स्मगलर रंजीत डुपला से उसकी दोस्ती होती है। वो 2 महीने जेल में रहता है जहां उसकी दोस्ती रंजीत से गहरी होती है और इधर रॉबिन इलेक्शन हार जाता है। जेल से बाहर आकर लॉरेंस कुछ दिन तक कुछ नहीं करता, पर कुछ दिन बाद वो जीतने वाले कैंडिडेट के भाई पर गोली चला देता है। दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर दर्ज होता है और वो 6 दिन के लिए चंडीगढ़ जेल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लोकल क्रिमिनल दविंदर बबला से होती है। लॉरेंस जितनी बार जेल जाता है वहां से कोई ना कोई कनेक्शन बना के निकलता है। इस तरह वो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगता है। और ये सब तब हो रहा है जब वो सिर्फ 12वीं क्लास में है। 12वीं पास करके वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, पर यहाँ भी उसका मन पढ़ाई में नहीं होता। वो तो एक एग्जाम के दौरान चिट के साथ पकड़ा जाता है और जब इन्विजिलेटर उसे पकड़ने आते हैं तो पहली मंजिल की खिड़की से आंसर शीट सहित कूद जाता है। इन सारे मामलों की वजह से लॉरेंस का नाम कैंपस में मशहूर हो जाता है। उसके पास पैसा है, स्टाइल है, तो लिहाजा लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जल्द उसके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जाने की उसकी जो चाह थी अब वो और परवान चढ़ने लगती है और 2010 में वो चेयरमैन पोस्ट के लिए चुनाव लड़ता है, पर वो इलेक्शन हार जाता है। उसके हारने के बाद ऑपोजिशन ग्रुप रोज उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ती और तंग करती है। इस बात को लेकर 1-2 बार दोनों ग्रुप में लड़ाई भी होती है। ये टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि रिपोर्ट्स की माने तो राइवल गैंग उसके गर्लफ्रेंड को कैंपस में ही आग के हवाले कर देती है।
पर रिपोर्ट्स ऐसे भी है कि ये एक एक्सीडेंट था, पर लोगों की माने तो ये लॉरेंस से बदला लेने के लिए किया गया था। अब लोग कहते हैं कि लॉरेंस के क्रिमिनल बनने के पीछे यही कारण नहीं था। जब लॉरेंस स्टूडेंट इलेक्शन में हारा था तब दोनों गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। यहाँ तक कि लॉरेंस ने विनिंग कैंडिडेट को देसी कट्टे से मारने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद वो खुद ही सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है। पर 3 हफ्ते बाद बेल मिलने पर निकलता है और तय करता है कि अगला इलेक्शन वो फिर लड़ेगा और जीतेगा। इसका मतलब ये है कि कैंपस प्रोटेस्ट से लेकर लड़ाइयों तक सब में भाग लेना होगा। इसी तर्ज पर साल 2010 के अप्रैल में वो स्टूडेंट यूनियन लीडर भूपिंदर सिंह के घर पर सुबह 4 बजे हमला करता है और उसकी 2 गाड़ियों को जला के वहां से भाग जाता है। भूपिंदर सेक्टर 11 का रहने वाला था। वहीं के थाने में लॉरेंस और उसके 4 साथियों के ऊपर FIR फाइल होती है। पर यह बात लॉरेंस के पहले से कैंपस में बढ़ते दबदबे को और हवा देती है। नतीजा, वो 2011 का स्टूडेंट इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ से शुरू होता है सारा खेल। अब उसे लगने लगता है कि चुनाव जीतना तो बहुत आसान है और वो और उसकी गैंग आसपास के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन में भी अपने कैंडिडेट बिठाने लग जाते हैं और कहीं से अगर उनका कैंडिडेट हार जाता है तो जीतने वाले कैंडिडेट को मार दिया जाता है। इतने में उसका एक दोस्त उससे मदद मांगता है क्योंकि उस दोस्त का एक रिश्तेदार लुधियाना नगर निगम के चुनाव लड़ने वाला होता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो विपक्षी कैंडिडेट को मार डालता है। इस वाकये के बाद लॉरेंस राजस्थान चला जाता है और जयपुर से अंडरग्राउंड हो जाता है। इसी टाइम पे वो तय करता है कि अब उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है। एक तरफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसकी पकड़ और दूसरी तरफ राजस्थान में इल्लीगल दारू का धंधा। यहां तक लॉरेंस के लिए सब आसान होता है, पर जल्द सब कुछ बदलने वाला होता है। उसकी राइवल गैंग उसके कजन अमनदीप को मार देती है और पुलिस को दिए एक बयान के अनुसार यही लॉरेंस के लिए टर्निंग पॉइंट था। पूछताछ के दौरान कई बार लॉरेंस ने यह कबूल किया कि यहां से वो कभी जुर्म की दुनिया को अलविदा नहीं कह पाया। अगले 2 साल में उसने उस गैंग के एक-एक मेंबर को ढूंढा और मारा। अब तक उसने बहुत बढ़िया तरीके से बिश्नोई गैंग बना ली थी। अब बस इंतजार था पुलिस से टकराव का और वो भी हो गया। 2014 में जब लॉरेंस अपने साथियों के साथ बालाजी मंदिर जा रहा था तो उस वक्त उसकी मुठभेड़ पुलिस से होती है। रास्ते में उसे पुलिस का बैरिकेड मिलता है जिसे तोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। इस दौरान ओपन फायरिंग भी होती है और एक हाई स्पीड चेज में लॉरेंस और उसके साथी पकड़े जाते हैं। लॉरेंस अरेस्ट होता है और रोपड़ जेल में उसे डाल दिया जाता है, पर यहाँ वो किसी कैदी के जैसे नहीं बल्कि फुल ऐशो आराम में रहता है। पर दिसंबर 2014 वो फरार हो जाता है और इसकी प्लानिंग भी वो जेल में ही करता है। जेल में कल्चरल इवेंट के दौरान वो अपने दोस्त पेरी को बुलाता है और अपनी पेशी के दिन को भागने के लिए चुनता है। उसकी पेशी अबोहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी थी और रास्ते में जब वो पुलिस वालों के साथ ढाबे पर खाने रुकता है तो पीछे से उसके गैंग वाले 2 गाड़ियों में आते हैं और लॉरेंस उन्हीं की मदद से फरार हो जाता है। पर वो कुछ दिनों बाद फिर गिरफ्तार होता है और अब कपूरथला जेल में उसे डाल दिया जाता है। अब लॉरेंस एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर होने लगा और वहां उसके कनेक्शन बनने लगे। इसके साथ जब भी कोर्ट में उसकी पेशी होती थी तो सबूत की कमी के चलते वो हर मामले में बरी हो जाता था। पर अंत में एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में वो 2 साल के लिए जेल जाता है, पर ये चार्ज भी वो कोर्ट में गलत साबित करवाता है और सिर्फ चोट पहुंचाने और दंगा कराने के मामले में उसे 2 साल की सजा और 4000 का जुर्माना होता है। लॉरेंस एक तरफ जेल में मजे से है, दूसरी ओर रॉकी उसके गिरोह को बढ़ाने में लगा है। अभी तक लॉरेंस पंजाब में काम कर रहे अन्य गिरोह जैसा ही है। उसका गैंग नेशनल लेवल तक अभी भी नहीं आया था, पर इसका तरीका भी उसे पता था। वो हरियाणा राजस्थान के छोटे छोटे माफियाओं के साथ कनेक्शन बनाने लगता है और जेल में बैठे बैठे ही लाइव आकर देशभक्ति के गाने गाता है। इसी बीच 2017 में एक भू विवाद के चलते एक नाबालिग लड़की को जला के मार दिया जाता है और लॉरेंस इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस के सेल में जैमर लगे थे, पर फिर भी 2017 तक वो कई नामी सिंगर और बिजनेसमैन को वसूली के लिए कॉल कर चुका था। लॉरेंस के जेल में होते हुए भी उसका गैंग बढ़ रहा था। जब इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने जवाब दिया कि सोशल मीडिया। लॉरेंस
सोशल मीडिया को रिक्रूटिंग टूल के जैसे इस्तेमाल करता था। जितने भी नौजवान हैं उन्हें वो इसी के जरिए अपने गैंग में जोड़ता था। अब तक भी लॉरेंस का गैंग सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ही था, पर 2018 में उसे पूरा देश जानने लगा जब उसने सलमान खान को धमकी दी। जब वो हेवी सिक्योरिटी में जोधपुर जा रहा था तब उसने इंटरव्यू के दौरान सलमान खान का नाम लिया और 25 साल पहले के एक केस में सलमान खान से माफी मांगने को कहा। सलमान ने कथित तौर पर 1998 में हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान राजस्थान में काला हिरण को मारा था और काला हिरण बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और उसने सलमान को इस मामले में माफी मांगने को कहा था। सलमान और उसके साथी तो वहां से काले हिरण को मार के भाग जाते हैं, पर जिस गांव के पास सलमान खान इस हिरण की हत्या करता है वो बिश्नोई समाज का गांव था। गांव वाले दूसरे दिन फॉरेस्ट ऑफिशियल के पास शिकायत लेकर जाते हैं और फॉरेस्ट ऑफिशियल उनकी इस बात को सुनकर शिकायत दर्ज करने की जगह उनको टालने लगता है। पर यहाँ बिश्नोई समाज की मदद मीडिया करती है, क्योंकि एक नामी अखबार इस विषय को लेकर आर्टिकल निकालती है और इसी के बाद शुरू होता है कानूनी तहकीकात। यह थी कहानी सलमान खान की कि कैसे उसने काले हिरण को मारा और कैसे बाकी दुनिया को इसके बारे में पता चला। अगर सलमान खान की कहानी को आगे बढ़ाए तो एक तरफ तहकीकात चल रही होती है, पर दूसरी तरफ गांव वाले इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं जोधपुर इसे लेकर धरना देने। इसके बाद सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी को फिल्म शूटिंग की सेट से अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। इस पूछताछ के दौरान बाकी सब लोगों को तो बेल मिल जाती है, पर सलमान खान की बेल रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद चलता है मुकदमों का सिलसिला। एक के बाद एक तारीखें आगे बढ़ती जाती है और साल 2018 में सलमान अपने आखिरी मुकदमे के चलते जोधपुर आता है, जिस वक्त पहली बार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का नाम लेता है और काले हिरण को मारने के लिए धमकी देता है। पर यहाँ एक सवाल आता है कि जो घटना 25 साल पहले हो गई उसको लॉरेंस इतने सालों बाद 2018 में क्यों उठा रहा है? इसके पीछे कई जानकारों ने कई तरह के तर्क दिए और सबसे ऊपर जो तर्क रहा वो ये है कि सलमान खान के जरिए लॉरेंस अपना नाम बनाना चाहता था। वो चाहता था कि देश में उसके गैंग को पहचाना जाए और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि अब इस वाकये के बाद देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम होता है। लॉरेंस धीरे धीरे अपना जाल फैलाना शुरू करता है जिससे कि वो इस जाल में सलमान खान को फांस सके। वो अपने कॉलेज टाइम के दोस्त संपत नेहरा को बोलता है कि वो सलमान खान के घर की रेकी करे। संपत खुद भी अपराध के जगत में एक अच्छी खासी पहचान रखता था। वो मुंबई आते ही सलमान खान के घर के बाहर रेकी करता है, सही दिन और सही तरीके की तलाश करता है जिससे कि वो लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज सलमान खान तक पहुंचा सके। वो रोज सलमान खान के घर के बाहर जाता है और कैलकुलेशन बिठा के उसे समझ में आता है कि जब सलमान अपने फैन से मिलने के लिए अपने बैल्कनी में आता है वही सही समय है सलमान पर गोली चलाने का। पर उसे एक बात ये समझ में आती है कि उसके पास इस वक्त पिस्टल है और सलमान पर गोली चलाने के लिए उसे एक राइफल की जरूरत है। वो राइफल लेने वापस राजस्थान जाता है। तब तक में पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान संपत बता देता है कि वो सारे काम लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर ही कर रहा था। अब लॉरेंस मशहूर हो चुका था। इसी बीच राजस्थान पुलिस उसे लेकर कार्रवाई कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। राजस्थान पुलिस के हाथों सबूत लगता है कि लॉरेंस के नाम पर फेसबुक में 165 आईडी चल रही है और इसे ऑपरेट उसी के गैंग मेंबर्स करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था ना कि लॉरेंस सोशल मीडिया को एक रिक्रूटिंग टूल के जैसे इस्तेमाल करता है। वो नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करता था और साथ ही साथ पोस्ट भी किया करता था। राजस्थान पुलिस की कार्यवाही के बाद लॉरेंस को भरतपुर जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। उस पर मकोका एक्ट लग जाता है, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। यहाँ पे आपको एक बात बताते चले कि जो मकोका एक्ट लॉरेंस बिश्नोई पे लगा है उसी मकोका एक्ट के चलते उसने एक और मर्डर किया था। यह हम आपको आगे बताएंगे। पर अब आते हैं सिद्धू मूसेवाले पर। सवाल यह उठता है कि सिद्धू मूसेवाले और बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई। सिद्धू मूसेवाले की हत्या की कहानी सबको पता है कि कैसे लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई।
पर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आपको वो पता है? इसके पीछे का कारण ये है कि लॉरेंस के गैंग के एक खास आदमी विकी को 2021 में लॉरेंस की राइवल गैंग बम्बीहा गैंग ने मरवा दिया था और सिद्धू मूसेवाले ने अपने गाने में बम्बीहा गैंग की बात की थी। इस बात को खुद लॉरेंस ने पुलिस के सामने रखी थी। उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाले ने अपने गाने में बम्बीहा गैंग की तारीफ की थी और बम्बीहा गैंग ने हमारे आदमी की हत्या की थी, इसीलिए सिद्धू मूसेवाले को मारा। पर सिद्धू मूसेवाले के फाइनेंशियल मैनेजर बंटी बैंस का कहना है कि सिद्धू ने इस गाने में बम्बीहा नाम की चिड़िया की बात की थी जो पंजाब में पाई जाती है, ना कि किसी गैंग की बात हुई थी यहाँ पर। तब तक सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो चुकी थी और इस बात से लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी बरार को काफी नाम मिल चुका था। लॉरेंस की चाह अपने गैंग को नेशनल बनाने की थी, देश में सब उसके गैंग को जाने, ये उसकी चाहत थी। पर उसका गैंग अब इंटरनेशनल बन चुका था। मार्च 2023 एनआईए लॉरेंस के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है जिसमें लिखा होता है कि लॉरेंस प्रो खालिस्तानी ग्रुप के साथ काम कर रही है, जिसमें से बब्बर खालसा इंटरनेशनल भी एक है। अब इस चीज से लॉरेंस को क्या प्रॉफिट हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था तब सबने खबरों में सुना था कि उसके मर्डर के लिए ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है जो ना इंडिया में बनते हैं ना मिलते हैं। ये वेपन्स बॉर्डर पार से आए थे, यानी कि पाकिस्तान से आए थे। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को इन वेपन्स का इंतजाम करवाया था बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने। पर यहाँ से कहानी घूम जाती है। एक तरफ तो लॉरेंस प्रो खालिस्तानी ग्रुप के साथ काम कर रही है और दूसरी तरफ हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा में बैठा हुआ एक प्रो खालिस्तानी है, उसकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उछल कर आता है। जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्याकांड से जुड़ा, उधर कनाडा प्रशासन तलख हो गई। उनका कहना यह था कि इंडिया अपने एजेंट के द्वारा कनाडा में टारगेट किलिंग करवा रहा है। कनाडा और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और इसके बीच बैठा था लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई का इस पर बार बार नाम क्यों उठ रहा है? एनआईए निज्जर की हत्या के बाद एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में एक नाम था सुखदूल सिंह। वो बम्बीहा गैंग का मेंबर था और 2017 में वो कनाडा चला जाता है। इस लिस्ट के रिलीज होते ही एक दिन बाद सुखदूल सिंह को कनाडा में मार दिया जाता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं और इसी वजह से कनाडा भारत पर आज उंगली उठा रही है कि कनाडा में हो रहे टारगेट किलिंग के पीछे भारत के लोगों का हाथ है। अब तक तो सारी हत्याएं बम्बीहा गैंग के इर्द गिर्द घूम रही थी, पर इसी बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? हाल ही में 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। अचानक बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का क्या मोटिव हो सकता है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगा। उसमें यह लिखा था कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब करके रखे। सारी कहानी घूम के आ जाती है वापस सलमान खान पर। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच अच्छे रिश्ते थे और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इसी के साथ कहा यह भी जाता है कि बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ अभी भी कनेक्शन है, इसीलिए यह हत्या करवाई गई। साथ ही साथ जब बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ा गया तो उनमें से एक ने प्रेस इंटरव्यू के दौरान बोला था कि बाबा सिद्दीकी पर मकोका एक्ट लगा है और वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। अब यही मकोका एक्ट भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी लगा हुआ है। ये तो थी लॉरेंस बिश्नोई के अब तक की क्राइम कुंडली। अब हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई को आज लोग कह रहे हैं आतंकवादी, मैं तो उसका दीवाना हूँ भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहा है लॉरेंस भाई, आप करते रहो। आप हमारे, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा बोलता रहूँगा। लोग जब अफजल गुरु को अपना फेवरेट दीवाना मान सकते हैं, भाई तुम तो देशभक्ति लोग हो। तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। उसने एक छोटी सी बात करी थी सलमान खान से कि भाई आप जाओ हमारे मंदिर में माफ़ी मांग लो। मतलब सलमान खान इतना बड़ा हो गया, वो माफ़ी नहीं मांगेगा। किसी की मतलब आस्था को उसने मार दिया, उसके माफ़ी नहीं मांगेगा। पर आज तक तो यही बोलते हैं, उनके जो फादर है सलीम खान, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने ब्लैक बक नहीं मारा है, मेरे बेटे ने काला हिरण नहीं मारा है। आपके चैनल से बता दो, सलमान खान माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी और बिश्नोई तेरे से मंगवाएगा, क्योंकि बिश्नोई समाज के सबसे बड़ा मान्यता वाले हिरण की पूजा करते हैं। वो नहीं बख्शेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा सलमान खान। क्यों मैं इतना बड़ा माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा भाई तू?
हैं? अब बाबा सिद्दीकी की मौत के लिए ये सारे अपनी चूड़ियां तोड़ के रोने लग गए। मेरे को जब गुलशन कुमार की मौत हुई थी तब ये पार्टियां कर रहे थे। क्यों? मैम, इन लोगों का चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ये चाहे कैमरे के सामने कुछ ही बोले, इनका मकसद वहीं तक है, ये स्पष्ट होता है। अभी तो आमिर खान भी माफ़ी मांगेगा। इसने एक फिल्म में, पीके फिल्म में, हमारे श्री भगवान को वो बाथरूम बंद करते दिखाया। हाँ, ये भी माफ़ी मांगेगा। जैसे मुनव्वर फारूक पे माफ़ी मांग रहा ना अभी कि भाई मुझसे गलती हो गई, इससे पहले क्यों नहीं माफ़ी मांगी? तब तो बहुत मजाक उड़ा था भगवानों का। तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया कर रहा है और पक्का सनातनी आदमी है और देशभक्ति आदमी है। और उसके सपोर्ट में मैं तो कहता हूँ हर बंदे को लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहिए, देशभक्त बनना चाहिए। और जब ये अफजल गुरु का समर्थन कर रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन को आप लोगों को भी करना चाहिए। ऐसे और कई लोग हैं, कई नौजवान हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है और सलमान खान से उसकी दुश्मनी बिश्नोई समाज के बेटे के रूप में माने जाने वाले चिनकारा यानी कि काले हिरण की हत्या को लेकर है। वो देश के बाहर बैठे खालिस्तानियों का मर्डर भी करवा रहा है। ऐसे में एक मुजरिम को हीरो के तौर पर देखना सही है या गलत, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आज हमने आपके सामने लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली रखी, पर लॉरेंस बिश्नोई के केस में कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करती। ये सारे रिपोर्ट्स और ये सारी जानकारी हमने अखबारों, किताबों और न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से ली है। यानी कि जिन बातों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिन केसों को हमने आपके सामने रखा है, उसको किसी अलग तरीके से भी अंजाम दिया गया हो सकता है। द न्यूज़ 15 में आज के लिए बस इतना ही। अगले क्राइम कुंडली में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे या फिर आप किस केस के बारे में सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।